हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेज सवाईपुर पर। तो आज की क्लास अपनी इस वीडियो में रहेगी तार्किक गणित या लॉजिकल मैथमेटिक्स, जो कि प्री बीएसटीसी का ऐसे माना जाता है। पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा प्रश्न, मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब 50 से ज़्यादा नहीं, 3-4 प्रश्न इस टॉपिक से आ रहे हैं और इस तरीके से आ रहे हैं कि विद्यार्थी थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करते हैं इसमें। क्योंकि शुरुआत अपना जो बेसिक जो क्या कहते हैं अपना ग्रामीण एरिया है, उसमें विद्यार्थी अमूमन जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं गणित में थोड़ा अपने आप को ऐसा हुआ बैठा हुआ है यहाँ की कमज़ोर होते हैं, और इसी कारण जब गणित के प्रश्न उनके सामने होते हैं तो थोड़ी समस्या होती है। इस वीडियो में अपने पास टोटल 10 प्रश्न हैं, और 10 प्रश्न है का मतलब हो गया आपको, प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न तो खूब हो सकते हैं ना, लेकिन आप यहाँ पर जो 10 प्रश्न, 10 में से एक तो आप खुद हल करने वाले हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है लास्ट के क्वेश्चन का। अब यहाँ पर आपके पास जो बाकी 9 सवाल है, अब सवाल तो खूब सारे हो सकते हैं, लेकिन इन 9 सवालों में मैं आपको ये समझाने का, ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से आप कोई भी सवाल परीक्षा में आए उसको क्या तरीका लगाएं कि वो सवाल आपका किसी भी हालत में गलत नहीं हो। और 9 सवाल अगर आपने ढंग से समझ लिए, लॉजिकल मैथमेटिक्स से आने वाला सवाल किसी भी हालत में आपका गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सवाल कह रहा है, एक फल विक्रेता 3 रुपए में एक सेब, 1 रुपए में एक संतरा और 50 पैसे में एक केला बेचता है। तो 20 रुपए में 20 फल खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितने सेब खरीदने होंगे। अब सवाल आपके सामने है, सवाल आ चुका है, सवाल आपने पढ़ लिया है। इन सवालों में और गणित में नॉर्मली हम जो सवाल करते हैं उनमें क्या अंतर है। जब आप प्री डीएलएड का यानी बीएसटीसी का एग्जाम देने वाले हैं, जब देंगे, आपका कंडक्ट जब भी होगा एग्जाम, और होगा अवश्य ही, है ना, कभी न कभी ऐसा समय आएगा जब आपको एग्जाम देना रहेगा। तो उस एग्जाम में आपके पास एक फैसिलिटी रहती है कि आपके सामने 4 ऑप्शन रहते हैं। यहाँ जैसे सवाल है अपना तो 5, 3, 12 और 6 ऑप्शन है आपके पास। ऐसे सवाल जो गणित से रिलेटेड हैं, ऑप्शन है उनमें, और आपके लिए वो थोड़े कठिन भी हैं, तो उनमें एक सरल तरीका हो सकता है कि आप जो ऑप्शन है उनमें से किसी एक ऑप्शन को सही मानेंगे, जो अपना सवाल दे रखा है उससे थोड़ा सा उसका जो लॉजिक है उसको बिठाने का प्रयास करेंगे। और जब आप ऐसा प्रयास करेंगे, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, इसमें जो अपना सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन में कितना लिखा हुआ, 12, यानी 12 सेब खरीदेगा। अगर आप जैसे मान लेते हैं, तुक्का लगाया किसी ने, सी ऑप्शन सही कर लिया कि मेरे तो सी ऑप्शन सही है, सी में ज्यादा आंसर सही आते तो सी ऑप्शन मेरा सही है। अब उसने 12 सेब खरीदे, अब एक सेब का कितना चुकाना है उसको, पेमेंट तो 3 रुपए है, यहाँ हमने पढ़ लिया ना, 3 रुपए का एक सेब। तो 12 को 3 से गुणा करेंगे आप, तो कितने हो गए, 36। अब जब सवाल कह रहा है कि टोटल उसको खरीदने ही 20 रुपए के हैं, तो 36 कैसे आ जाएगा आंसर, यानी सी ऑप्शन कभी उत्तर नहीं हो सकता। और ऐसा ही तर्क आपको वहां पर सेट करना है। और जब इस प्रकार आप दिमाग लगाएंगे तो निश्चित रूप से जो गणित का सवाल दिमाग लगा रहा है, प्रश्न बनाने वाले सर दिमाग लगा रहे हैं, उससे भी एडवांस आपकी मतलब आंसर देने की कैपेबिलिटी हो जाएगी। अब फर्स्ट ऑप्शन से बात करते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका 5 है। अगर उसने 5 सेब खरीदे, ठीक है, तो उसको पैसे कितने चुकाने पड़े, 5 तारीख 15। अब उसके पास पैसे बोल रहा हूँ मैं, रुपए, रुपए कितने चुकाने पड़े, 15। तो कितने रुपए बच गए, 5 रुपए। अब 5 रुपए की वो केवल अगर केले भी खरीदे तो भी उसके पास केले कितने आ जाएंगे, 10 केले आ जाएंगे। तो टोटल फल कितने हुए, 5 ये और 10 ये, 15। जबकि फल कितने खरीदने हैं, 20 खरीदने हैं, मतलब कि ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। और चूंकि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, तो इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, डी की तरफ चलते हैं। जब किस तरह से हम रूल ऑफ रिजेक्शन यूज करेंगे, या ऑप्शन के लॉजिक के आधार पे सही ऑप्शन का पता नहीं है, फिर भी 3 को हटाकर हम जो बचेगा उसको आंसर के रूप में ला सकते हैं। अगर 6 सेब खरीदता है, तो 1 के 3 रुपए मतलब 6 3 18। अब कितने रुपए बच गए, 2। 2 के केले भी खरीदे केवल, तो भी कितने आएंगे, 4। तो यहाँ 6 और 4 कितने हुए, फल तो टोटल 10 ही हुए। अब ये तो सीधा बाहर निकल गया था, रुपए 20 से ज्यादा हो गए। यहाँ टोटल 15 फल हो रहे हैं, यहाँ टोटल 10 फल हो रहे हैं, है ना। 15 का मतलब यहाँ से 5 और ये 10, 15 हो गए। यहाँ पर ये 6 और ये 4, टोटल हो गए 10। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है। अब उसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है कि कैसे आया, क्या है, बस आंसर आपका बी राइट है। 3 क्योंकि रूल ऑफ रिजेक्शन से हट गए। अब जैसे फर्स्ट ही ऑप्शन में आपका बी होता और उसको आप ऑप्शन के आधार पे हल करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो भी आप देख लीजिए, 3 को 3 से गुणा करेंगे, आपके पास कितना आ गया, 9, ठीक है ना। और अब आपके पास जो रुपए बच गए हैं वो 11 बच गए हैं, है ना। मतलब 9 रुपए के तो आपने 3 सेब खरीद लिए हैं, और आपको फल अब कितने खरीदने हैं, 17, ठीक है।
अब यहाँ पर 17 फल खरीदने हैं, रुपए हैं आपके पास 11। इन दोनों में आपको सेटलमेंट बिठाना है, ऐसा कि आपको कुछ संतरे भी आप खरीद सकें और कुछ केले भी आप खरीद सकें। अब यहाँ पर जैसे आप मतलब संतरों की साइड से चलेंगे अपन, अगर जैसे एक है, एक का बराबर एक है, तो 11 ही संतरे खरीदते आप, तो 11 ही संतरे खरीदते तो आपके पास कितने बच जाते फलों की संख्या, और कितनी चाहिए होगी आपको 6। तो यानी कि ये संभव नहीं है। लेकिन अगर आप दिमाग लगाएं यहाँ पर, जैसे आपने 5 संतरे खरीद लिए, ठीक है, तो आपके पास 5 संतरे आपने खरीदे तो रुपए भी कितने खर्च हो गए 5। अब जब आप 5 संतरे खरीदते हैं तो आपके पास टोटल फल हो जाएंगे 5 और 5 नहीं 3 और 5 8, टोटल फल हो जाएंगे आपके पास 8। ओके, 3 यहाँ है और 5 यहाँ आपने संतरे खरीद लिए, ठीक है। अब आपके पास रुपए बच गए कितने 6, तो आप केले खरीदेंगे और 6 रुपए के केले कितने आएंगे आपके 12, टोटल हो जाएंगे। अब यहाँ पर 8 आपने संतरे और सेब खरीद लिए और 12 आपने खरीद लिए केले, तो टोटल फल आपके पास कितने हो गए 20, और रुपए भी आपके कितने खर्च हो गए 9 रुपए यहाँ खर्च किए आपने, 5 रुपए यहाँ 14 और 6 रुपए यहाँ 20, यानी 20 और 20 बराबर। अब ये मतलब रामायण है, वो सारी जरूरत ही नहीं है। जब आप 3 ऑप्शन रिजेक्ट कर चुके हैं तो जो बचेगा वो आपका आंसर रहेगा। और परीक्षा में हमेशा इतना ज्ञानी और मतलब बहुत होशियार होने की आवश्यकता नहीं है, हमारा जो ऑप्शन है वो सही जाना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम दिया, इसमें बी ऑप्शन सही है, आपने अगर वहाँ पहले सवाल में बी ऑप्शन सही किया है, भले आपको नहीं आ रहा है बाकी और तरीका, या आप एकदम से साबित नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है, ऐसा कोई पूछने नहीं आएगा आपको। तो ये दिमाग आप लगा सकते हैं, यहाँ बहुत ही सरल मेथड से आप हल कर सकते हैं। बाकी सवालों में भी इसी प्रकार अपन हल करेंगे। कोई भी ऐसा सवाल आ जाता है ऑप्शन के आधार पर, अगर आप हल करेंगे तो जरूर ये आपको आंसर मिलेगा। लास्ट में कभी कभी ऐसे हो जाता है कि 2 ऑप्शन थोड़े आसपास में हैं, तो भी कोशिश करके आप अंतिम तक पहुंच सकते हैं। और उस समय भी जैसे 4 में से तुक्का लगा रहे हैं तो 25% संभावना सही होने की है। अब 4 में से 2 भी अगर आपने हटा दिए तो भी आपकी संभावना बढ़कर डबल हो गई, 50% संभावना रहेगी आपकी। ओके, और गणित में तो वैसे कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि वहां बिल्कुल तार्किक रूप से आप हल करेंगे। अब यहाँ अगला सवाल है थोड़ा स्पीड से, क्योंकि पहले सवाल को समझाने में सारी बातें मतलब मेजर जो बातें थी इस टॉपिक से रिलेटेड वो बताने में रह गया मैं, मतलब वो समझा ही मैंने, इसलिए थोड़ा समय अपना ज़्यादा चला गया उसमें। बाकी सवाल अपन थोड़े पूर्ति से हल करते हैं। और अगर पहला सवाल समझने में आपने ध्यान दिया है तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। किसी बस में 26 सवारियां बैठी थी। पहले स्टॉप पर 7 सवारियां चढ़ी, 4 उतर गई। दूसरे स्टॉप पर 11 चढ़ी, 9 उतर गई। अगले स्टॉप पर 6 महिलाएं 7 पुरुष चढ़े। अगले स्टॉप पर 9 पुरुष 3 महिलाएं उतर गई। तो बताइए बस में कितनी सवारियां हैं। तो इसमें तो क्या करना है आपको, एक सीधा सीधा आप मतलब कि एक टेबल ही बना लीजिए। टोटल आपके पास शुरू में सवारियां हैं 26, ठीक है। पहले स्टॉप पर 7 सवारियां चढ़ी और 4 उतर गई, तो कितनी प्लस हुई 3, ठीक है। ओके, फिर अगले पर 11 सवारियां चढ़ी और 9 उतर गई, तो प्लस कितनी हुई 2, है ना, 9 तो वापस उतर गई थी, उनमें अंतर 2 का आ रहा है। अगले स्टॉप पर 6 महिलाएं और 7 पुरुष चढ़े, सारे के सारे तो सवारियां हैं, पुरुष महिला दोनों का टोटल कर लेंगे आप, 6 6 12 और 1 13, तो 13 आपके प्लस हो गए हैं। अगले स्टॉप पर 9 पुरुष और 3 महिलाएं उतर गई, तो 9 और 3 12, 12 उतर गए मतलब माइनस हो जाएगा। ओके, और अब आपको बताना है कि बस में अब कितनी सवारियां हैं, ठीक है। तो बस इसको हल कर लीजिए आप, जब आप इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और यहाँ 13 और 12 मतलब कि प्लस हो रहा है यहाँ 1 1 2 3 4 5 6 और 26, तो 26 में आपको कितने जोड़ने हैं 6 जोड़ने हैं, 6 और 6 12 का 2, हासिल का 1, 2 और 1 3, टोटल कितनी हो गई सवारियां 32। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ये तो मतलब सरल सवाल कह सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई समस्या आनी नहीं है। सवाल देखिए अगला है, 20 मीटर लंबी छड़ से 1 मीटर का टुकड़ा काटें तो छड़ को कितनी बार काटना होगा। इसको कहते हैं हिप्नोटाइज्म वाला सवाल। और कुछ परीक्षाओं में पहले वैसे समझ गए होंगे सब, अगर आंसर देना हो तो कुछ ने जिन्होंने पिछले एग्जाम के कुछ 1-2 मतलब पेपर्स में ये प्रश्न आया हुआ भी है, और कुछ रीजनिंग की जो अपने माथुरिया सर की किताब है उसके अलावा बाकी किताबों में भी ये सवाल मैंने देखा था कहीं। अब उसमें वो क्या कि 20 मीटर है जैसे, तो लास्ट में 18 कटने के बाद 19वां टुकड़ा जब करते हैं उस समय वो 2 टुकड़े हो जाते हैं, और 19 बार वाला जवाब आपके ध्यान में आ रहा हो सकता है। यहाँ पर जो बात कही गई है वो वही है, एकदम से आपका दिमाग हिप्नोटाइज्म करने के लिए, क्योंकि कोई विद्यार्थी ये सवाल अगर उस किताब में उस तरह से पढ़ के गया कि जिसमें आपको मतलब कितने टुकड़े करने हैं 1-1 मीटर के, तब वो 20 मीटर पूरा कंप्लीट होगा, तो उसमें आंसर 19 होता है। और यहाँ फर्स्ट ही ऑप्शन आपका
19 लिखा हुआ है और दिमाग फिर जाता है वहां और हिप्नोटाइज मोड के विद्यार्थी गलत दे देता। अब यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया था कि जो भी है 20 मीटर लंबी छड़ है उससे आपको एक मीटर का एक टुकड़ा काटना, बस एक टुकड़ा काटना, तो एक बार काटना रहेगा, एक बार कट किया और 1 मीटर का टुकड़ा आपके पास आ गया, बाकी 19 मीटर बच गया, उससे आपका कोई काम नहीं है। समझ में आ गई होगी वैसे बात। अब यही सेम सवाल है वो अलग तरीके से पहले पूछा गया है, उसमें क्या आता है 20 मीटर लंबी छड़ से एक मीटर, इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा एक मीटर के टुकड़े काटें तो छड़ को कितनी बार काटना पड़ेगा, उस समय आपका आंसर कितना आएगा 19। ठीक है, समझ गए होंगे बात क्या है ये सवाल में। बाकी हिप्नोटाइज करने वाला सवाल है, किसी विद्यार्थी ने ये सवाल जो मैंने अभी समझाया ये पढ़ के वो गया और वो पूछ लिया कि एक एक के कितने टुकड़े काटेंगे, तो भी गड़बड़। उधर 19 वाला पढ़ के गया और इधर एक वाला पूछ लिया, तो भी गड़बड़। तो आप सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के ही हल करेंगे, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल विद्यार्थी हैं वो मतलब बहुत ज्यादा जो बिल्कुल ध्यान नहीं देता वो 18 भी सही कर 20 भी सही कर सकता है, और थोड़ा सा जिसने ये वाला सवाल पढ़ा है वो 19 सही कर सकता है, और जिसने सही पढ़ा है सवाल उसका सही आ जाएगा आंसर। ओके, चौथा सवाल है, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। ओके, यदि सिरों को गिना जाए तो 200 है और टांगों को गिना जाए तो 580 है, कबूतरों की संख्या आपको काउंट करनी। ठीक है, ऐसा सवाल शायद तक मैंने किसी मतलब मॉडल पेपर को हल करवाया हो या कहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने क्लास में बताया था। इसमें आपके पास जो सबसे बढ़िया तरीका रहेगा वो रहेगा कि आप एक, जैसे यहाँ पूछी गई है कबूतरों की संख्या, तो आप एक ऑप्शन को सही मान लो, हल कर लो, आंसर आ जाएगा। जैसे आप मानते हैं कि जो चलो कबूतर ही ले लेते हैं, कबूतरों की संख्या 90 है, तो 90 है तो उनके सिर कितने होंगे, 90 होंगे ना, प्रत्येक कबूतर का एक सिर। तो जब ये 90 हो गए, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सिर, और फिर इनके पैर कितने होंगे, तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएंगे। अब अपने पास खरगोश बचे, तो 90 सिर उनके हो गए, तो खरगोश कितने बच गए 110, तो 110 के सिर तो 110 है ना, लेकिन पैर कितने हो जाएंगे 110 को आपको 4 से, खरगोश के 4 पैर, तो 4 से गुणा करेंगे तो 440। अब इसका टोटल अपन कर लेंगे तो 0, 8 और 4 12 का 2, हासिल का 1, 620। अपने यहाँ पर टोटल होने चाहिए कितने, पैरों को गिना जाए तो कितने होने चाहिए 580। अब यहाँ 620 आ रहा है, यानी कि आप समझ गए कि ये ऑप्शन इसका उत्तर नहीं है। चलो बी ऑप्शन लेते हैं। जब बी ऑप्शन लेंगे अपन तो 100, तो इधर आ जाएंगे 200, तो उसके भी बचे 100, तो उसके आ जाएंगे 400, उसके का मतलब समझ रहे हैं आप खरगोश, वो तो टोटल पेयर कितने हो जाएंगे 600, जबकि अपने कितने चाहिए 580, तो इसका मतलब कि दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। और जब दूसरा ऑप्शन भी गलत है तो तीसरा ऑप्शन अपन सही मानते हुए इसको हल करने का प्रयास करेंगे, और फिर हो सकता है कि अपना आंसर है वो सही आ जाए, नहीं आएगा तो चौथे तक चलेंगे कोई समस्या, और तीसरे में नहीं आएगा तो वैसे चौथा सही है। तो अब यहाँ हमने मान लिया 110, ठीक है, 110 कबूतर हैं, 110 कबूतर हैं तो सिर 110 और पैर हो गए 220। ओके, 110 जब कबूतर हैं तो 200 टोटल है ना, 200 टोटल है तो 90 की हो जाएंगे आपके पास खरगोश, तो 90 के सिर तो 90 ही, और 9 को 4 से गुणा कीजिए, 9 चौक 36, 360 टोटल करेंगे तो यहाँ 0, 6 और 2 8 और 3 और 2 5, 580, और यहाँ देखिए आपको क्या चाहिए 580, तो आपका सी ऑप्शन है वो सही उत्तर। ओके, प्रश्न हल करने का जो ऑप्शन के आधार पे हल करने का तरीका है वो ऐसे सवालों में जरूर ही लागू करना है आपको, और तभी आप मतलब बहुत अच्छे से, बहुत मतलब इजी वे में गणित को हल कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि अगला सवाल हमें देखना चाहिए। एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई, कितनी भेड़ें शेष हैं। इसमें भी लैंग्वेज है वो हिप्नोटाइज करने वाली है। कोई विद्यार्थी अगर 9 को छोड़कर, तो उसको कभी ऐसे लग सकता है कि 9 मर गई, तो वो 17 में से 9 को घटा लेगा और 8 आंसर आ जाएंगे उसके, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई, मतलब 9 तो जिंदा है, तो शेष कितनी है, तो 9 ही है ना, तो पहला ऑप्शन ही सही है। यहाँ केवल शब्दों का हेरफेर है, उसको अगर समझ गए तो कहीं समस्या नहीं आएगी। और लॉजिकल या मैथमेटिक रीजनिंग है वो विद्यार्थी को एक ये नई चीज सिखाती है कि आपको थोड़ा सा प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि 3-4 प्रश्न विद्यार्थी के ऐसे ही गलत हो जाते हैं क्योंकि वो ध्यान से फोकस करके नहीं पढ़ पाता है। अगला प्रश्न है आपके पास, एक तालाब पूरा भरने में 20 दिन लगाता है और जो पानी की मात्रा है प्रतिदिन दुगुनी होती है। बताइए प्रतिदिन तालाब को आधा भरने में कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ जो शर्त है वो आप समझ पा रहे हैं,
जो भी मात्रा है वो हर दिन डबल हो जाती है। तो आधा टोटल पूरा भरेगा वो 20 दिन, तो आधा इसे एक दिन पहले भर जाएगा ना। यही आंसर पूछना चाह रहा था, ये 19 है। बाकी कुछ विद्यार्थियों को, अब इसमें भी क्या मतलब संभावित गलतियों पर मैं बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चूक हो जाती है अमूमन विद्यार्थियों से। अब जैसे 20 दिन टोटल भरेगा तो आधा मतलब कुछ को लग जाएगा कि आधा मतलब 10 दिन, है ना, जबकि ऐसा नहीं है, हर दिन डबल होता है। तो 19वें दिन जितना है आधा है, 20वें दिन पूरा हो जाएगा, तो 19 इसमें सही उत्तर आ जाएगा। ओके। 7वां सवाल है, आटे से भरे कनस्तर का वजन है टोटल 19 किलो और 1/3 आटा आपने यूज कर लिया है, उसके बाद कनस्तर और आटे का टोटल वजन कितना रह गया, 15 किलो। अब खाली कनस्तर का वजन क्या है, तो यहाँ भी सवाल को समझना है। 1/3 का मतलब होता है 1/3, ठीक है। और 1/3 यूज किया है आपने 19 में से, और 15 बच गया है, मतलब 1/3 का मतलब क्या हो गया, 4, ठीक है। तो टोटल आटा कितना होगा, तो 4 को आप 3 से गुणा कर दो, 4 3 12। आपके पास टोटल वजन कितना है, 19 किलो है कनस्तर, तो घटा लो आप, 9 में से 2 गए तो 7, तो कनस्तर का वजन आपका आ जाएगा 7 किलोग्राम। तो ये तो केवल 1/3 का मतलब समझने की बात थी यहाँ। ओके। 8वां है, बोए जाने से 1 वर्ष बाद एक पेड़ की ऊंचाई 2 मीटर हो जाती है, उसकी ऊंचाई पिछले वर्ष की ऊंचाई के 2 गुने के हिसाब से बढ़ती है। 5 वर्ष के अंत में उस पेड़ की ऊंचाई आपको पता लगानी है। अब 8वां सवाल आपका बिल्कुल सीधा सीधा एकदम से मतलब नॉर्मल बात ही पूछ रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर अपने पास शुरू वाला जो 1 वर्ष है, उसके बाद ऊंचाई का आपका मतलब कि संख्या आ जाएगी आपके पास 2 मीटर, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि हर साल वो दुगुना हो जाती है, ठीक है। तो पहले साल मतलब कि शुरुआत हुई थी, पहला साल था, 1 वर्ष हुआ इसमें, और यहाँ पर आपकी जो पेड़ की ऊंचाई है, आपकी नहीं, पेड़ की ऊंचाई है वो कितने मीटर हो गई, 2 मीटर, ठीक है। फिर दूसरे साल कितने मीटर हो गई, 2 का डबल हो गया 4, है ना। फिर उससे अगले साल 4 का कितना हो गया आपके पास, 8 मीटर। 8 के बाद अगले साल कितने मीटर हो गए, डबल होना मतलब 16। फिर आगे फिर 32, और फिर 32 का भी आ गया आप 64। अब हमें कितने साल बाद चाहिए, 5 साल बाद। तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद और 5 साल बाद, यानी कि 32 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। अब इस हिसाब से भी जब ऑप्शन आप ऑप्शन के आधार पर भी हल करना चाहेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 वर्ष बाद तो ये दे ही रखा था 2, फिर 2 वर्ष बाद फिर इसने कह दिया है साफ साफ कि आपको जस्ट डबल करनी है 1 साल बाद ऊंचाई, है ना। वर्ष की ऊंचाई 2 गुने के हिसाब से बढ़ती है, पिछले साल जो थी उससे डबल हो जाती है। यहाँ 2, 1 साल में 2 थी, अब डबल होगी, मतलब 4, फिर डबल होगी 8, फिर डबल होगी 16, फिर डबल होगी तो 32। तो 5 साल में टोटल हो गई आपकी हाइट इसमें 32 मीटर। ओके। 9वां सवाल है, 120 मीटर लंबे पुल पर कुल 9 खंभे गड़े हुए हैं, तो बताओ प्रत्येक 2 खंभों के मध्य दूरी कितनी है। तो जो सामान्य, मतलब मैं बार बार सामान्य यूज कर रहा हूँ, हम सब सामान्य ही हैं, कोई स्पेशलिटी की बात ही नहीं है। जो भी एक विद्यार्थी जब शुरुआत कर रहा होता है, मतलब मैथ से सीख रहा होता है, या मैथमेटिकल रीजनिंग के जो भी ऑपरेशंस हैं, सवाल हैं, वो हल कर रहा होता है, तो उसको लगता है ऐसे सवाल हमने, क्योंकि छोटी क्लासों में गुणा भाग जब सीखा था तो यही था कि 9 है और 120 टोटल है, तो 9 का आप भाग दे दो। इसमें अगर ये करना होता तो ये सवाल यहाँ पर आता ही नहीं। ये चीज आपको सबसे पहले समझनी है, दिमाग परीक्षा में भी इसी प्रकार लगाना है कि जब मैं सवाल हल कर रहा हूँ, वो अगर बिल्कुल इजी मेथड से हो रहा है तो फिर हो सकता है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो जाए मेरे। अब यहाँ पर 120 है, 9 है इधर। अब 9 है, इसमें आपको मेन जो ध्यान देनी है, जैसे क्योंकि 9 ही है यहाँ, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ आपके सामने एक तरीके से, जैसे बोर्ड है और इधर मैं क्लास ले रहा हूँ, चौक से लिख रहा हूँ, ऐसे ही समझ लेंगे, अपने पास इतनी जगह है कि समझ पाएंगे अपन। तो 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9। अब आगे जो है इसको आप मानिए मत, है ना। यहाँ आपके पास कितने खंबे हो गए, 9। एक बार वापस से काउंट करके बताता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टोटल। लेकिन जो बात समझनी है वो ये है कि इनके बीच की जो दूरी है वो 9 नहीं आएगी, वो कितनी आएगी वो चेक कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और जैसे 8वां आया उसके बाद खत्म है मामला, कुल 9 खंबे हैं वो हो चुके हैं। यानी आपको 120 में 9 का भाग नहीं देकर किसका भाग देना, 8 का भाग देना। 8 का भाग देंगे आप तो 120 है, 15 15 8 120, तो 15 आपका आंसर आ जाएगा, और 15 आपका ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है 13.33 दे रखा है, क्योंकि 9 का भाग देगा विद्यार्थी, फटाफट उसको 13 नजर आएंगे, फटाफट सही कर देगा और सवाल गलत हो जाएगा, मजा आ जाएगा।
मज़ा नहीं आएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगी उसको मज़ा आएगा, लेकिन बाद में जब पता चलेगा कि वो गलत था तब फिर लफड़ा हो जाएगा। तो यहाँ भी आप ये बात समझेंगे। जरूरी ऐसा जब सवाल पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वो हो सकता है मुझे हिप्नोटाइज करके पागल बना के एक तरीके से वो गड़बड़ नहीं हो जाए। और ये सवाल है आपका, ये जो इससे पहले 10वें सवाल से पहले जो 9 सवाल हैं उनमें भी कहीं एक जगह ऐसा सवाल था, किताब में चीटिंग करके कहीं और जगह सर्च करके देख करके नहीं, खुद से हल करना है और आंसर देना है। सवाल एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा। एक टंकी में पानी की मात्रा प्रत्येक घंटे में दुगुनी होती है, 8 घंटे में आधी भरती है, तो पूरी भरने में कितना समय लगेगा आपको ये बताना है। ओके, बाकी ये जो वीडियो वगैरह हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ 2, 5, 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो थोड़ा उनको लगता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल होगी, एक दिन आएगा जब हमें एग्ज़ाम भी देना है। वो देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं फिर भी देख रहे हैं। हो सकता है कि बातों बातों में कोई ऐसी नई चीज़ उसको मिले, जानकारी जिसका उसको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। तो सारी बातें हैं। बाकी पूरा जो माहौल है उसको थोड़ा अगर बढ़िया करना चाहते हैं और दिमाग लगाना चाहते हैं तो वो सबसे बढ़िया है। 20-25 मिनट के वीडियोज हैं, अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, उसके आधार पे बाकी जितने भी सवाल आपके पास हैं उनको भी आप हल कर सकते हैं। और भी अगर आपको साथ मिलता है, जैसे ये क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी कंपनी जो होती है ना संगत, उसके आधार पर भी चलती है। जैसे दोस्त हैं सारे के सारे तो आराम से आनंद ले रहे हैं, तो हमें लगने लग जाता है कि यार हम तो बेवकूफ़ हैं, सब आनंद ले रहे हैं, हम ऐसे कैसे, हम पढ़ रहे हैं तो गलत है वो। जबकि एक चीज़ आपको समझनी है कि जो पढ़ना है वो आपके जीवन के आनंद को बढ़ाने के लिए ही है, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से और उससे भी बढ़िया तरीके से मतलब अपने जीवन में अप्लाई कर सको। नहीं तो जो लोग बाग एजुकेशन के मामले में थोड़े से पिछड़ जाते हैं तो हर चीज़ में फिर वो पिछड़ जाएंगे। सीधा सीधा ऐसा भी नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी तो ज़िंदगी मतलब बहुत ख़राब है, लेकिन अब जो परिवेश हैं, परिस्थितियां हैं, उसके आधार पे आपको ज़रूर थोड़ा सा फोकस करना है। सोशल मीडिया वगैरह का उपयोग करना ही है, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ के साथ सारी चीज़ें हैं उनका बैलेंस रखना है। अपनी पढ़ाई है उसको भी मजाक में नहीं लेना है। सुबह का जो भी समय रहता है उस समय आप जो बढ़िया बुलेट नोट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो पढ़नी है, जो भी मतलब महत्वपूर्ण कह सकते हैं इनको, वो चीज़ें। और शाम का समय हो सकता है जब आप मॉडल पेपर वगैरह हल करना है, या सवाल जो भी आपके पास किताब नोटबुक वगैरह है उनमें जो सवाल है वो हल करना है, वीडियो वगैरह देखना है, वो काम भी आप शाम को कर सकते हैं, उसमें आपका फ़ायदा है, मुझे ऐसे लगता है। और ये जो अपना अब मतलब यूट्यूब की जर्नी मेरी भी शुरू हो चुकी है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये भी एक बढ़िया तरीका हो सकता है। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे विषय भी रहेंगे जो एक तरीके से क्लास तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन विद्यार्थी बहुत ज़्यादा विद्यार्थी हैं और उनकी मांग है, तो उसको अपन वीडियोज़ के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो आपके कोई साथी हैं क्लास में पढ़ते थे, अब उनको लग रहा है कि वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके साथ आप ये वीडियो साझा अवश्य करेंगे। और अगर आपको बढ़िया लगता है तो लाइक करना है, नहीं लगता है, आपको लगता है कि खराब है, गड़बड़ है, तो डिसलाइक का भी उसके पास का पास ही बटन है, दबा देना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और यहाँ तक अगर आपने मतलब कि वीडियो देखा है, पूरे 23-24 मिनट होने को आए हैं, पूरा वीडियो आपने देखा है, जरूर फायदा तो होना ही है फिर, क्योंकि समय आप लगा रहे हैं, तो मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका समय जाया नहीं जाए। आपको कमेंट अवश्य करना है, व्हाट्सएप पे भेज देना आपकी, हाँ वहाँ तक मैंने वीडियो देखा था, और कमेंट आपका आना ही चाहिए। ओके, और कमेंट में भी जो भी है इसका आंसर है वही आना चाहिए। बाकी चीज़ें आप मतलब मैं सोचता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। ओके, धन्यवाद।